नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है अपराजिता। कात्यायनी द्वारा लिखित एक कविता अपराजिता। कात्यायनी वैसे तो नारी विमर्श की लेखिका और कवयित्री कहा जाता है उन्हें। तो सबसे पहले कविता को पढ़ने से पहले कात्यायनी जी के बारे में थोड़े बहुत परिचय हम जान लेते हैं। समकालीन कवयित्री कात्यायनी जी का जन्म 9 मई 1959 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कात्यायनी की प्रतिबद्धता और प्रतिपक्ष उनके जीवन और उनकी कविताओं में अभिव्यक्त होता है। उनका स्वर प्रतिरोध का स्वर है। स्वयं उनके शब्दों में उन्होंने कहा है कि कवि को कभी कभी लड़ना भी पड़ता है, बंदूक भी उठानी पड़ती है, कविता के खिलाफ लगने वाले कुछ फैसले भी लेने पड़ते हैं। ऐसे दौर आते रहे हैं और आगे भी आएंगे कहकर वो यहाँ पर बताते हैं। उनकी कविताओं का स्त्री विमर्श जितना निजी है उतना ही सामूहिक भी है। उनका विमर्श हिंदी के लिए मार्क्स और सिमोन के बीच का एक पुल लिया आता है, जिस पुल से उनका वर्ग चेतना फिर पूरी पीड़ित आबादी को आवाज लगाता है। भाषा के स्तर पर उन्होंने कविताओं में संभ्रांत और अभिजन्य के दबदबे को चुनौती दे उसे लोकतांत्रिक बनाया है। चेहरों पर आंच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी और एक कोहरा पारभाषी उनके काव्य संग्रह है। उनके निबंधों का संकलन दुर्ग द्वार पर दस्तक, कुछ जीवन कुछ ज्वलंत और षड्यंत्ररत मृतात्माओं के बीच पुस्तकों के रूप में प्रकाशित है। उनकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी, रूसी और प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत कवयित्री के बारे में कुछ परिचय है। आगे हम सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद कविता के सारांश को मैं आपको समझाती हूँ। अपराजिता कवयित्री है कात्यायनी जी। कविता कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने यही सिर्फ यही दिया हमें, अपनी वहशी वासनाओं की तृप्ति के लिए दिया एक बिस्तर, जीवन घिसने के लिए, राख होते रहने के लिए, चौका बर्तन करने के लिए बस एक घर, समय समय पर नुमाइश के लिए गहने पहनाए और हमारी आत्मा को पराजित करने के लिए लाद दिया उस पर तमाम अपवित्र इच्छाओं और दुष्कर्मों का भार। पर नहीं कर सके पराजित वे हमारी अजेय आत्मा को, उनके उत्तराधिकारी और फिर उनके उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी भी नहीं पराजित कर सके। जिस तरह मानवता की अमर अजेय आत्मा को, उसी तरह नहीं पराजित कर सके वे हमारी अजेय आत्मा को। आज भी वह संघर्षरत है, नित निरंतर उनके साथ, जिनके पास खोने को सिर्फ जंजीरें ही है, बिल्कुल हमारी ही तरह। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी कवयित्री ने यहाँ पर अपराजिता कविता के माध्यम से हमसे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में यहाँ पर कुछ बातों को कहने के लिए वो कोशिश कर रही है। यहाँ पर तो प्रस्तुत कविता मनुस्मृति के एक श्लोक की स्त्री विमर्शीय यानी कि स्त्री पक्षीय व्याख्या तैयार करती है। आज की स्त्री विमर्श को नई उर्वर भूमि प्रदान करने वाली कवयित्री इस कविता में पुरुष वर्चस्व के परंपरागत प्रतिमानों पर करारा प्रहार करती है। करारा प्रहार करते हुए वो कहती है कि नारी के लिए बस ये पुरुष प्रधान समाज ने जो है अपनी वहशी वासनाओं की तृप्ति के लिए बिस्तर दिया और काम करने के लिए घर दिया और दूसरों के सामने नुमाइश करने के लिए गहनों को भी दे दिया, लेकिन जब अंत में सारी अपवित्र इच्छाएं और दुष्कर्मों का जो भार है उन सभी को जो है नारी के ऊपर ही लाद दिया। यानी कि ये पुरुष प्रधान समाज क्या करता है कि अपना दबाव नारी पर ही करता है। हमेशा जो कुछ भी बुरा होता है तो उसका ब्लेम जो है नारी पर ही लगाया जाता है। ये बात तो हमने नोटिस किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर अभी जो है हाल ही में बहुत जगह पर जो है रेप होना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि लड़कियों के
कपड़े ठीक नहीं है, उनकी जो उस तरह से उनके कपड़ों के कारण ही यहाँ पर इस तरह से होता है, ऐसा सब कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग ये सोचते नहीं है कि वहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े यानी बूढ़े लोगों के साथ भी इस तरह का गलत व्यवहार होता है। तो क्या यहाँ पर भी उनकी ही गलती होती है? छोटे-छोटे बच्चों की भी गलती होती है या बूढ़ों की गलती होती है क्या? तो ये सब सोचने समझने वाली बात है। तो ये पुरुष प्रधान समाज क्या करता है कि हमेशा जो कुछ भी गलतियाँ होती है उसका सारा ब्लेम जो है हमेशा स्त्री पर ही लगा लेता है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री भी इसी को हमें बताने की कोशिश करती है। इन सारी नकारात्मकता के बावजूद नारी के आत्मा को पराजित कर नहीं पाए हैं। इतना सब कुछ गलती या गलतियां होने के बावजूद भी आज क्या है कि नारी अपने वजूद को पाने के लिए लड़ रही है। उसके वजूद को पाने की या अस्मिता के लिए वो आज भी लड़ रही है। उससे कोई हराने की अगर कोशिश करता है तो वो क्या करती है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार रहती है, डट कर हिम्मत से वो लड़ना शुरू करती है। अपने लिए वो एक जगह की तलाश करती है और जब वो जगह नहीं मिलता है और कभी-कभी उसके साथ नाइंसाफी हो जाती है, ऐसा सब उसे जब पता चलता है तो उसके लिए वो संघर्ष भी करती है और उसे खुद हासिल करने की कोशिश करती है। ये पितृसत्तात्मक समाज जो है हमेशा स्त्री को दोयम दर्जा दिया है, लेकिन नारी ने अपने ताकत के जरिए अपनी हिम्मत, हौसले और संघर्ष कर कर इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बदलने की हिम्मत भी वो रखती है। तो निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पर इस कविता को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि कात्यायनी की कविता पितृसत्तात्मक और अस्मिता के बीच प्रतिपक्ष की रणनीति तय करती है। साथ साथ स्त्री संवेदना को अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन का आधार बनाने लायक भिन्नता और विशिष्टता से संपन्न माना और अपनी रचनाओं से उसे प्रामाणिक भी यहाँ पर करने की उन्होंने कोशिश किया है। तो यहाँ पर पूरे कविता को हमने देखा। ये जो कविता है और कात्यायनी जी जो है हमेशा जो है नारी विमर्श से रिलेटेड कविताओं को लिखते हैं। उनका उपन्यास या उनका कोई भी रचना हम देख सकते हैं, उनकी कोई भी रचनाओं को हम देख सकते हैं। वो क्या करते हैं कि नारी विमर्श से रिलेटेड ही वो कुछ हर किसी भी बातों को लिखते हैं यहाँ पर। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो भी दोयम दर्जा दिया जाता है उसमें अ, समाज में ये व्यवस्था आजकल चलने के कारण ऐसा हो रहा है। इसमें कभी भी कात्यायनी जी पुरुषों का ही दोष है ऐसा सब वो कभी भी नहीं कहते, बल्कि वो समाज की एक रीति रिवाज से यहाँ पर गुस्सा है। समाज में जो चल रही रीति रिवाज को वो यहाँ पर एक नकारात्मकता को वो यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करती है। हर एक घर में हम अपने घर में रहने वाले लोगों को इस बात के बारे में बताएंगे तो हमेशा ये थोड़ा बहुत वहाँ पर चेंजेस होने की संभावना है। हमेशा क्या होता है कि घर से जब देर से आती है तो लड़कियों से प्रश्न किया जाता है, लेकिन लड़कों से कभी भी प्रश्न नहीं किया जाता। जब कोई भी माँ, घर में रहने वाली माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, घर में रहने वाले कोई भी मेंबर हो सकते हैं, जब भी लड़कियों से जिस तरह से हम सवाल करते हैं उसी तरीके से हम लड़कों से सवाल करना स्टार्ट करेंगे तो शायद उस दिन ये बदलाव संभव हो सकता है। संभव है, ये हम ही से शुरुआत होना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे तो ये चेंजेस आ सकता है। तो इस कविता के माध्यम से कवयित्री भी यही बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें चेंजेस लाना बहुत ही ज़रूरी है और एक स्त्री ही एक इसमें चेंजेस ला भी सकती है, कहकर यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर मैं भी मेरी अपनी वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।